guys, once again welcome back to my channel. My name is Amol Vadwa and in today's video we are going to talk about common traps that the middle class fall into and struggle financially from. तो ये जो वीडियो है इसमें मैंने अराउंड 7 to 8 चीज़ें लिस्ट की है विच आर फाइनेंशियल ट्रैप्स फॉर द मिडिल क्लास एंड बहुत कॉमनली देखा गया है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो इन फाइनेंशियल ट्रैप्स में फंस जाते हैं और अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं। तो क्या है वो चीज़ें जिससे मिडिल क्लास जूझ रही है और जिनके कारण वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पा रही है, जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मैं जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा मोस्टली सब आपके लिए एप्लीकेबल होने वाला है एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इमेंसली। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ट्रैप है एजुकेशन फ्रॉम फैंसी प्राइवेट कॉलेजेस। अब आप अगर स्टूडेंट हैं या आप पेरेंट हैं, आपका जो बच्चा है जिसको आप स्कूल भेजना चाह रहे हैं या कॉलेज भेजना चाह रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि एजुकेशन इन्फ्लेशन आज के रेट में अराउंड 11 से 12% चल रहा है इंडिया में और स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% चल रहा है। यानी कि एजुकेशन इन्फ्लेशन रेट जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ द स्टैंडर्ड इन्फ्लेशन रेट। तो साल भर साल आप नोटिस कर रहे होंगे कि स्कूल की फ़ीस, कॉलेजेस की फ़ीस, मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सब की फ़ीस साल भर साल बहुत फास्ट रेट में इंक्रीज़ हो रही है। मैं खुद जब मैंने MBA किया था SCMHRD पुणे से, आई पास आउट फ्रॉम द ईयर 2020 और मेरी फ़ीस थी 17 लाख रुपए। और उसके 2 साल बाद आज के डेट में अगर जो 2023 में वो कॉलेज एंटर कर रहा है MBA करने के लिए, उसकी फ़ीस 25 लाख हो गई है विच इज़ अ फिनोमिनल इंक्रीज गिवन ओनली 3 years हैज़ पास्ट। तो प्लीज़ आप इंश्योर करें जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं आप एक सोच समझ के अच्छे कॉलेज से पढ़ें ताकि आपका वहाँ से ROI अच्छा निकले। यानी कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में या उस कॉलेज में पढ़ने के लिए, उसके बाद आपको रिटर्न उतनी मिले, या तो आपकी अच्छी जॉब लग जाए जो आपको, अगर आपने एजुकेशन लोन भी लिया है, वो रीपे करने में आपके लिए आसानी हो, और जो आपको एक बेसिक फाइनेंशियल पोजीशन में लिया है कि आप अपने खर्चों को आसानी से संभाल सकें। तो ये आप ध्यान रखिए। हमारे जो इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस खुल गए हैं जो शॉपिंग मॉल्स की तरह है। वहाँ आप जाएंगे, आप 3-4 साल मज़े करेंगे, लोन लेके जाएंगे और आपका वहाँ से निकल के कुछ नहीं होगा क्योंकि ना तो वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है और ना ही वहाँ प्लेसमेंट्स अच्छी है। तो प्लीज़ ऐसे ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, चाहे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा भी ना हो। अगर कॉलेज आपको एक डिसेंट एजुकेशन दे पा रहा है जिससे कि आप एक बेसिक फाइनेंशियल पोजीशन में आ सको कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद, तब उस इंस्टीट्यूट को डेफिनेटली ज्वाइन करें। सेकेंड टॉपिक जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब आपको एक फैक्ट बताता हूँ मैं। इंडिया में 80% आईफोन्स जितने भी लिए जा रहे हैं सारे EMI में लिए जा रहे हैं एंड दैट इज़ डिजास्टर्स फाइनेंशियल सेंस। अब आप देखिए, आप 15,000 20,000 के फ़ोन में बहुत अच्छे से सारे के सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं जो इंसान को चाहिए होते हैं किसी एक फ़ोन में। कॉलिंग हो सकती है, गेमिंग हो सकती है, सोशल मीडिया यूज हो सकता है। कोई भी एक ऐसा फीचर नहीं है जो आपको एक 20,000 का फ़ोन नहीं देता है, जो आपको एक 70,000 का फ़ोन दे रहा हो। तो आपको 70,000 रुपये क्यों खर्चे करने हैं? सिर्फ अपने स्टेटस सिंबल के लिए। आपको लोगों को दिखाना है कि हाँ मेरे पास इतना महंगा फ़ोन है, मैंने एक सोसाइटी का एक स्टेटस लेवल अचीव कर लिया है। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं। वेनिस जा रहे हैं, बाली जा रहे हैं, मालदीव्स जा रहे हैं, जबकि आपके पास उतने पैसे हैं ही नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत जाइए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली प्लान करके इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को खरीद सकते हैं, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तब आप डेफिनेटली उन चीज़ों को करें। लेकिन जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया में ये सब बातें चल रही हैं, आपके दोस्त जा रहे हैं, आपके आसपास के लोग अगर ये सब चीज़ें कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपको भी ये करना है। आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इवैल्यूएट करनी है और पैसे तभी खर्च करने हैं जब आपको लगे कि हाँ आपके पास उतनी सेविंग्स है कि आप उस एक्सपीरियंस में या उस चीज़ में पैसे स्पेंड कर सकें। एक थंब रूल आपको बताता हूँ। अगर आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो अगर आप उस चीज़ को 2 बार खरीद सकते हैं और आपको फाइनेंशियली पिंच नहीं होता है तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, बाइंग अ हाउस टू अर्ली। बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में आजकल ये गलती कर रहे हैं कि जैसे ही उनकी पहली जॉब लगी, सपोज आपने MBA किया, आपकी जॉब लगी 20 लाख की, ठीक है, उसके पास एजुकेशन लोन पड़ा हुआ है 15 लाख का। अब वो क्या करेगा, 1-1.5 साल काम करने के बाद होम लोन ले लेगा, 15 लाख का डाउन पेमेंट कर देगा क्योंकि 2 साल में उसकी उतनी सेविंग हो गई होगी, और एक 70-80 लाख का लोन ले लेगा अपने लिए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बहुत यूथ के एज में ही अपने आप को एक बहुत बड़े फाइनेंशियल बर्डन से बांध दिया। अब फ्यूचर में अगर आपको जॉब चेंज करनी हो, अगर आपको जॉब में आपका मन नहीं लग रहा हो, आपको करियर स्विच करना हो, तो आपके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि आप उस जॉब को छोड़ के कहीं और जा सके, क्योंकि आपने अपने आप को एक बहुत बड़े होम लोन से टाई कर लिया है। आपकी महीने की अब 30-40 हज़ार रुपये सिर्फ आपकी होम लोन की EMI पे करने में चली जाएगी।
तो बेसिकली यू हैव जस्ट चेंज योर सेल्फ टू दिस होम लोन एट अ वेरी अर्ली एज। अगर आप अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस ट्राई करना चाहते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने करियर के साथ, तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी शादी हो जाती है, सपोज आपके बच्चे हो जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती है, तब तो ये चीज़ें और भी मुश्किल हो जाती है। तो मैं कहूँगा अ स्मार्टर डिसीजन वुड बी कि आप अभी रेंट पे रहिए और एट द एज ऑफ प्रॉब्ली मिड 30s में जब आप आ जाओ, जो आपके पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी सेव हो जाए, आपके पास अराउंड 30 to 35% अमाउंट इकट्ठा हो जाए जिसको आप डाउन पेमेंट कर सकते हो, फिर जाके आप होम लोन लीजिए, क्योंकि तब आपकी जो इनकम होगी वो थोड़ी सब्सटैंशियली हाई रहेगी और आपको जो होम लोन EMI देने पड़ेंगे दैट विल नॉट बी अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ योर टेक होम पे। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत सिमिलर है कि यंग पीपल और मिडिल क्लास पीपल बाय अ कार टू अर्ली। अब गाड़ी जो है वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। लोगों ने सोशल मीडिया में बोल बोल के सबके दिमाग में रीइंफोर्स कर दिया है। दुनिया के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, दुनिया के यूट्यूबर्स, सब ने बोला है कि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है, जो कि एक ट्रुथ है, जो कि एक रियलिटी है। लेकिन आप में से कितने लोग उस बात को मान रहे हैं? 7-8 लाख की सैलरी लगी नहीं कि 2 लाख डाउन पेमेंट किया, 6 लाख का लोन लिया और एक गाड़ी ले ली। नहीं, आपको उस गाड़ी की अभी ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए गाड़ी ले रहे हैं, जबकि आपके पास कार लेने की क्षमता नहीं है और आपके पास कार लेने की आपको एक्चुअल में ज़रूरत भी नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी जो यूथफुल ईयर्स है उसमें कम्यूट करने के लिए आप 2 व्हीलर या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। कार लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। कार आप तब लीजिए जब आपके पास इतने सफिशिएंट पैसे हो कि आप 60 to 70% ऑफ द अमाउंट ऑफ द कार को आप कैश में पे कर सको। और मैं तो बोलूँगा कि 100% अमाउंट ही आप कैश में पे करके गाड़ी लो, लेकिन ऑब्वियसली सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि जब आपकी इनकम और जब आपकी सेविंग्स इतनी बड़ी नहीं है कि आप कार अफोर्ड ना कर सको, प्लीज़ कार को मत लीजिए, क्योंकि ये आपको और गरीब बनाएगा। और मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, तो कार का जो एक्चुअल खर्चा होता है वो सिर्फ उसकी बाइंग प्राइस नहीं होती है, उसके और रिकरिंग कॉस्ट्स भी होते हैं, जैसे फ्यूल एक्सपेंस, सर्विस एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। आपको अपना इंश्योरेंस हर साल रिन्यू कराना होता है। तो ये एडिशनल रिकरिंग खर्चे हैं जो एक गाड़ी लेने के साथ आते हैं। और अगर आप बहुत बेसिक तरीके की इनकम कर रहे हैं और अगर आप गाड़ी खरीद लेते हैं, तो आपकी इनकम का एक मेजर परसेंटेज इन एक्सपेंसेस में चला जाएगा। तो आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि बी वेरी जुडिशियस व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ कार। अब नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ अबाउट क्रेडिट कार्ड लोन्स एंड पेडे लोन्स। तो क्रेडिट कार्ड तो सबसे पहले आपको यूज़ तभी करना चाहिए जब आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ अपनी नीड्स के लिए नहीं कर रहे हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ अपनी नीड्स के लिए कर रहे हो तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्रेडिट कार्ड उस व्यक्ति को यूज़ करना चाहिए जिसके पास सफिशिएंट पैसे हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, लेकिन वो एक क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके अपने बैंक के पैसे यूज़ कर रहा है ताकि उसको अपने अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल सके। तो इसलिए अगर आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड कभी इशू करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस गए तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट इज़ अराउंड 25 to 30%। यानी कि आप सोचिए, अगर आपके पास लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का ड्यू है तो आपको हर साल उसमें 25 से 30 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। दैट इज़ क्रेजी। आपको जो बैंक में कार लोन, होम लोन ये सब मिलता है, ये आपको 8-9% में मिल जाता है। आप इमेजिन करिए आप 3 से 4 गुना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें। क्रेडिट कार्ड आप तभी यूज़ करें जब आपके सारे खर्चे बड़े आराम से निकल रहे और आप बहुत कंफर्टेबल हो अपने एक्सपेंसेस को लेकर। तब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पॉइंट्स जमा कर सकते हैं, जिसको आप और अपनी लीजर एक्टिविटीज़ के लिए, अपने घूमने जाने के लिए, फ्लाइट टिकट्स कराने के लिए उसके पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। तो दिस इज़ अ प्रॉपर यूजेज ऑफ एन क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड से कभी कोई डेली का खाना, ग्रोसरीज, राशन ये सब नहीं खरीदता है। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखें। अब मार्केट में एक और चीज़ आई है जिसको हम बोलते हैं पेडे लोन। हमारे इंडिया में इसको बोल रहे हैं सैलरी एडवांस। तो कुछ कंपनीज और स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो आपको बोल रहे हैं कि सपोज आपकी सैलरी 20 में ख़त्म हो गई है, अब आप अगले महीने की सैलरी 20 तारीख को ही ले लीजिए प्रीवियस मंथ के, और अगले मंथ जब आपके पास पैसे आए तो इन अमाउंट को आप अगले महीने वापस उस बैंक को रीपे कर देना। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है। आप जितना भी कम कमा रहे हो, इस चाल में तो आपको कभी फंसना ही नहीं है, क्योंकि ये कभी ना कभी मंथ और मंथ अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हो तो एक टाइम तो ऐसा ज़रूर आएगा जब आप अपनी पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट करेंगे और आप इनके हाई इंटरेस्ट के चाल में फंस जाएंगे। इसके भी इंटरेस्ट अराउंड 25 to 30% होते हैं, जो कि बहुत हाई है और इंसान को लोन के चक्रों में फंसाने के लिए ये काफ़ी है। तो प्लीज़ रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दीज सैलरी एडवांसेस अनलेस आपको बहुत 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 ज़्यादा नीड हो उस पैसों की इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। और आखिरी गलती जो मिडिल क्लास करती है वो है नॉट सेविंग और इन्वेस्टिंग इनफ। अभी जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की हैबिट होती है ना, ये हर इंसान को अपने बहुत यूथफुल ईयर्स में ही अटेन कर लेनी चाहिए। जब इंसान अपनी पहली सैलरी या पहली इनकम कमाते हैं एट द एज ऑफ 22 और 23 और 25, उसको उसी दौरान एक हैबिट इनकलकेट कर लेनी चाहिए कि उसको अराउंड 20 to 25% ऑफ देयर इनकम सेव करना है और इन्वेस्ट करना है। तो जो लोग इस हैबिट को
इनकलकेट कर लेते हैं अपनी यूथफुल ईयर्स में, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वो अपने 20s में, 30s में, 40s में रेगुलरली सेव एंड इन्वेस्ट करते हैं, एंड बाय द टाइम दे आर इन द लेट 40s, 50s एंड 60s दे हैव अ कंफर्टेबल कॉर्पस विद देम, जिससे कि वो बहुत आसानी से रिटायर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ईजिली लीड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इस हैबिट को इनकलकेट नहीं कर पाते, उनके लिए इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मैनेज इन द लेटर ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, जब आपको पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, आपको अपने बच्चों का पालन पोषण, नीड्स, उनके कॉलेज, उनकी स्कूल की फीस जमा करनी होती है, जो कि उस पर्टिकुलर एज में और भी महंगी हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन रेट दैट इज स्पोक टू यू अबाउट इस वीडियो के बिगनिंग में। तो आप प्लीज़ इंश्योर करें कि आप जितना भी कमा रहे हो, जितना भी आप कम कमा रहे हो, अगर आप महीने का 25,000 भी कमा रहे हो, तो प्लीज़ इंश्योर करें कि एटलीस्ट 3 से 4,000 रुपये आप सेव करें और इन्वेस्ट करें। बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकते हैं, एक एफडी में पैसे डाल सकते हैं, ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना बहुत ईजी है, मैं इसके बारे में डेफिनेटली एक वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं एक बार। तो इंडेक्स फंड बेसिकली ये होता है कि आप इंडिया की इकोनॉमी में बेट कर रहे हैं। हमारे इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छे पेस में ग्रो कर रही है और बोला जा रहा है कि अगले 10 से 15 से 20 साल हमारे इंडिया के हैं। तो इंडियन इंडेक्स में पैसा लगाना इज एक्चुअली अ स्मार्ट डिसीजन, एंड ये आपको एक बहुत मॉडरेट रिस्क के साथ अराउंड 10 से 12% कंफर्टेबल रिटर्न्स देगी, जो आपके पैसे को बहुत ग्रो करने के लिए काफ़ी है। तो ये थे कुछ फाइनेंशियल ट्रैप्स जिसमें मिडिल क्लास अक्सर जाके फंस जाते हैं। अगर आप इन किसी फाइनेंशियल ट्रैप में पड़ने वाले थे, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो और अब आप उस चीज़ के लिए बहुत एक अच्छा और स्मार्ट डिसीजन ले सकें ताकि आप इस ट्रैप में ना फंसें। अगर आपके दोस्त या रिलेटिव्स या आपकी कम्युनिटी में कोई ये गलतियां कर रहा है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो ओवरऑल और फाइनेंशियली साउंड हो सके और स्मार्ट हो सके व्हेन इट कम्स टू देयर मनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाइक दिस।